साथियों, 13वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। उसके साथ साथ ही महाराष्ट्र असेंबली का भी चुनाव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि पार्लियामेंट के लिए और 6 असेंबली की सीटों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन उम्मीदवारों के सपोर्ट में अपील करने के लिए मैं भी आप लोगों के बीच में यहाँ पहुँचा हूँ। साथियों, बहुजन समाज के बारे में, बहुजन समाज की पार्टी के बारे में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बताया जा चुका है। अब ज्यादा बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं, लेकिन जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर अल्पजन से बहुजन बनाकर बहुजन समाज की शक्ति बढ़ती जा रही है। 91 में 91 में 2 बार चुनाव हुआ। बहुजन समाज पार्टी का वोट 1% से कम था। 96 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर इन 4 सूबों में मान्यता प्राप्त करके देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी। और उसके कारण महाराष्ट्र जैसे सूबों में भी आप लोगों को नारा लगाने का मौका मिला। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। नीला झंडा और हाथी निशान ये राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में ये निशान बहुजन समाज पार्टी का निशान बना। उसके बाद 98 में चुनाव हुआ, पिछले साल। बहुजन समाज पार्टी देश की 4थे नंबर की पार्टी बनी। इस साल 99 में फिर चुनाव हो रहा है और इस साल हम दावे से कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी 5 अक्टूबर के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वह आपको बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बाद इस देश की 3रे नंबर की शक्ति है। और अगले साल नवंबर में फिर चुनाव होगा और उस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़कर बहुजन समाज पार्टी इस देश की पहले नंबर की पार्टी नजर आएगी। हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने 19वीं सदी में संघर्ष शुरू किया। देश के कोने कोने में संघर्ष हुआ। महाराष्ट्र में भी 1848 से ज्योतिबा फुले की देखरेख में संघर्ष शुरू हुआ। 1894 के बाद छत्रपति शाहू महाराज की देखरेख में संघर्ष आगे बढ़ा और 1922 से लेकर 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में
सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में ये संघर्ष आगे बढ़ा। और उस संघर्ष के कारण, उस बढ़े हुए संघर्ष के कारण छुआछूत का खात्मा हुआ। छुआछूत के खिलाफ जो संघर्ष था वो 26 जनवरी 1950 में संवैधानिक तौर पर छुआछूत का अंत हुआ। पढ़ाई लिखाई के मामले में बात बहुत आगे बढ़ी, आरक्षण के मामले में बात बहुत आगे बढ़ी, और ये बात आगे बढ़ने के कारण हमारा काम आसान हुआ। पढ़ाई लिखाई के मामले में आज 26 लाख एजुकेटेड एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, जिनके लिए 18 अगस्त 1932 में आरक्षण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर तय हुआ। वैसे 26 जुलाई 1902 से छत्रपति शाहू महाराज ने अपने छोटे से राज्य में इसकी शुरुआत की। उसके बाद मैसूर राज्य में, बड़ौदा राज्य में और तमिलनाडु में ये बात आगे बढ़ी। 18 अगस्त 1932 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के राउंड टेबल डिस्कशन के आधार पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की कामयाबी के कारण देश भर में ये बात आगे बढ़ी और आज 26 लाख एजुकेटेड एम्प्लॉइज सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं। ब्राह्मण से दूसरे नंबर पर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर शेड्यूल कास्ट के हैं। इससे हमारा काम आसान हो गया। जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमारे पास 157 आईएएस ऑफिसर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के थे। जो हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण जो बात आगे बढ़ी उसका हमें लाभ हुआ। 157 शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों को इस्तेमाल करके बहुजन समाज की बात को, दलित शोषित समाज की बात को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इस तरह से साथियों, देश भर में ये बात हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण आगे बढ़ी। जब मैं महाराष्ट्र में था 1966 में, और मुझे ये देखने को मिला कि 1956 के 10 साल बाद 1966 में बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट लगभग खत्म हो चुकी है। 1966 में मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे में गया आरपीआई के अधिवेशन अटेंड करने के लिए। 4 अधिवेशन उधर चल रहे थे, एक भंडारे साहब की देखरेख में, दूसरा बीसी कामले, तीसरा दादा साहब गायकवाड़ और चौथा बैरिस्टर खोबरागढ़। 4 अधिवेशन उधर चल रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को 4 हिस्सों में बटा हुआ नजर आया। उसके बाद ऐसा लगा 1966 के बाद 1967 में चुनाव हुआ। 1967 में बैरिस्टर एडवोकेट भंडारे कांग्रेस के टिकट पर चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। 1971 तक मामला खत्म हुआ। 1971 में उत्तर भारत में भी बीपी मौर्य कांग्रेस के टिकट से चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर के चल बसने के 15 साल के अंदर अंदर उनके मूवमेंट का खात्मा हुआ। उसके बाद मुझे
मैं सोचने पर मजबूर हुआ और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हमें इस मूवमेंट को कामयाब बनाना है तो 1, 2 या 4, 6 जातियों के आधार पर यह मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि मनुवादी समाज व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था ने, आर्या लोगों ने इस देश में ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था बनाई और इस देश के मूल निवासी को शूद्र और अति शूद्र बनाकर 6000 जातियों में बांटा। 6000 जातियों में बांटा। शूद्र और अति शूद्र की मूवमेंट महात्मा फुले ने 1848 से शुरू की, लेकिन मूवमेंट कामयाब नहीं हुई। इसलिए मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि इन लोगों को, जिनको ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था ने, आर्या लोगों ने जिनको ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था बनाकर विदेशी लोगों ने, आर्या लोगों ने, विदेशी लोगों ने इस देश के मूल निवासी को 6000 जातियों में बांटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। जब 6000 टुकड़े हो गए हैं, लोग तो 85 करोड़ हैं, लोग तो 85 करोड़ हैं 100 करोड़ में से, लेकिन 85 करोड़ के 6000 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा अपने आप में बहुत छोटा सा बन के रह गया है। इसलिए ना तो कोई टुकड़ा अपने आप में अपने बलबूते पर कामयाब संघर्ष कर सकता है, ना कामयाब राजनीति कर सकता है। इसलिए साथियों, मुझे ऐसा लगा कि अब इस मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए इन तोड़े हुए लोगों को जोड़ना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर अल्पजन से बहुजन बनाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश को, जिसको आर्या लोग आर्यावर्ता कहते हैं, उस आर्यावर्ता में जहां आर्य लोगों की आबादी आज भी 100 में से 22 है, उस आर्यावर्ता से हमने शुरू किया। आपके महाराष्ट्र में आर्या लोगों की आबादी 100 में से 2 या 3 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 100 में से 22 या 23 है। उस आर्यावर्ता से हम लोगों ने आर्यावर्ता के आर्या लोगों की, विदेशी लोगों की साजिश का मुकाबला करना शुरू किया। जब जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ना शुरू किया, फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर जब बात को आगे बढ़ाना शुरू किया, कई साल तक तो लोगों की बात समझ में नहीं आई। जैसे समझ में आई, बात आगे बढ़ी और 1996 में बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी। और आगे बढ़ रही है। और इस मौके पर हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस दावे के साथ लड़ रहे हैं कि बहुजन समाज की पार्टी कम से कम 10% वोट हासिल करके 10% लोकसभा में सीटें जिताकर इस देश की तीसरी शक्ति के रूप में इसी चुनाव में उभर कर सामने आएगी। इसलिए साथियों, ये लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में 85, आर्यावर्ता में, गंगा जमुना की धरती में, मनु की धरती में हम 85 में से 85 सीटें आज चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके चारों तरफ 7 सूबों में 65 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 150 सीटें हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं और 200 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को काटने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि अगर अगले साल नवंबर में चुनाव कराना है तो कांग्रेस को और बीजेपी को
150 से ज्यादा सीटें नहीं जीतने देना है। बीजेपी और कांग्रेस को पेपर वाले कुछ भी लिखते रहें, उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट करना, उनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठाना, यह हमारी जिम्मेवारी है। यह हमारी जिम्मेवारी है। पेपर वाले कुछ भी लिखते रहें, लेकिन नतीजा आपके सामने 5 अक्टूबर के बाद आएगा। भारतीय जनता पार्टी, जिसके पिछले चुनाव में 182 मेंबर पार्लियामेंट थे, इस चुनाव में 150 से कम नजर आएंगे। इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम छुपाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से अछूत लोग पहले छुआछूत के कारण अपना नाम छुपाते थे, अपना नाम वो छुपाते थे, लोग उनको धेड़ कहते थे, लेकिन वो इधर उधर को कन्नी काटते थे। हम धेड़ नहीं हैं, हम धेड़ नहीं हैं, लोग धेड़ कहते थे, वो कन्नी काटते थे। इसी तरह से बीजेपी अब कन्नी काट रही है, अब इधर उधर को देख रही है, अपना नाम छुपा रही है। अपना नया नाम उन्होंने क्या रखा है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब क्या है कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बनाने लायक नहीं है। इसलिए चुनाव से पहले उन्होंने 17 पार्टियों के साथ मिलकर अलायंस किया है, लेकिन उनको ये भी भरोसा नहीं है कि 17 पार्टियों से मिलकर भी वो मेजॉरिटी बना लेंगे। मुझे भरोसा है कि बीजेपी 150 से नीचे रहेगी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 200 से नीचे रहेगा। इसलिए वो आफ्टर इलेक्शन अलायंस भी बना रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में शरद पवार को आगे करके। महाराष्ट्र में शरद पवार को आगे करके, जो शरद पवार अटल बिहारी को देशी कहता है, लेकिन अटल बिहारी अपने आप को आर्या पुत्र कहता है। अटल बिहारी आर्या पुत्र है और आर्या लोगों ने इस देश का सत्यानाश किया है। आर्या लोग विदेशी हैं, ये तो नेहरू भी मानता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने खुद लिखा है कि आर्या लोग सेंट्रल एशिया से चलकर आए। ये विदेशी लोग हैं। विदेशी लोग आर्या पुत्र अपने आप को कहते हैं। उत्तर प्रदेश को आर्यावर्ता कहते हैं। आर्यावर्ता में तो हम उनका मुकाबला करने के लिए इस देश के मूल निवासियों को तैयार कर चुके हैं। देश भर में भी मैं मूल निवासियों को तैयार करने में लगा हूं, ताकि हम इन विदेशी लोगों का मुकाबला कर सकें। आपके शरद पवार कहते हैं कि भाई आर्या लोग तो ठीक हैं, मूल निवासियों की रगड़ाई की है, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने शूद्र अति शूद्र को तैयार किया, छत्रपति शाहू महाराज ने इनको तैयार किया, लेकिन शरद पवार तो ना शाहू महाराज को मानता है ना फुले को मानता है, वो तो आर्या लोगों को मानता है। आर्या लोग, अटल बिहारी जैसे लोग उसके लिए देशी हैं और इंदिरा गांधी विदेशी है। इंदिरा नहीं है, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी विदेशी है, इटालियन है। मैं भी मानता हूँ इटालियन है, विदेशी है, लेकिन इटालियन लोग हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं हैं जितने आर्या लोग रहे हैं। आर्या लोगों ने हमारे ऊपर ब्राह्मणवाद थोपा है, ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी है। इस देश के मूल निवासियों को शूद्र और अति शूद्र बनाकर 6000 जातियों में बांटा है। इटालियन लोगों ने तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, आगे को शायद कर दें, लेकिन अभी तक तो जो कुछ भी हमारा नुकसान किया है आर्या लोगों ने किया है। इसलिए आर्या लोगों की सरकार हम नहीं बनने देंगे। आर्या लोगों की सरकारें हम नहीं बनने देंगे। सरकारें आजकल
शिथिर नहीं है। बीजेपी वाले कहते थे कि हम एबल और स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। अगर स्टेबल गवर्नमेंट दे दी होती तो आज चुनाव क्यों होता? आज चुनाव हो रहा है, बीजेपी वाले स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाए हैं, टिकाऊ गवर्नमेंट नहीं दे पाए हैं। एबल और स्टेबल, लायक और टिकाऊ गवर्नमेंट वो देंगे, लेकिन उनकी नालायकी के चर्चे तो देश भर में चल रहे हैं। जैसे बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने जो पुरानी सरकारों ने एटम बम बनाए थे और हमारे साइंसदानों ने एटम बम बनाए थे, उनको फटाके समझ के चलाना शुरू कर दिया। 5 फटाके चलाए और देशवासियों को धोखे में रखने की कोशिश की कि हम ये फटाके क्यों चला रहे हैं, पाकिस्तान को डराने के लिए। पाकिस्तान ने 6 फटाके चला दिए, अटल बिहारी ने, बीजेपी ने 5 चलाए और पाकिस्तान ने 6 फटाके चला दिए। दुम दबाकर ये दिल्ली के लाल किले में घुस गए, जाकर बस बनाने लग गए। बस लेकर लाहौर के अनारकली बाजार में चले गए। अटल बिहारी अपनी नालायकी का सबूत देने के लिए लाहौर के अनारकली बाजार में घूम रहा था और पाकिस्तान की फौजें कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़कर हमारा रास्ता घेर रही थी। जिंदगी के हर पहलू में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नालायकी का सबूत दिया है और भ्रष्टाचार का तो हद हो गई है। एनरॉन से शुरू किया, एनरॉन महाराष्ट्र में है, क्योंकि टेलीफोन की बात तो दिल्ली में चल रही है। टेलीफोन का घोटाला तो दिल्ली में हुआ है, वो तो हजारों करोड़ रुपए का है, लेकिन सैकड़ों करोड़ से शुरू कर दिया। एनरॉन जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, समंदर के किनारे है, वहां से भ्रष्टाचार शुरू करके दिल्ली तक भ्रष्टाचार को ले गए। हजारों करोड़ रुपया कमाकर, हजारों करोड़ रुपए की घोटाले करके, चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को महाभ्रष्ट पार्टी बनाकर आज वो लोग वोटर को खरीदने की कोशिश में लगे हैं। जब पार्लियामेंट का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, एक एक मेंबर पार्लियामेंट का रेट 50 करोड़ रुपए था। मैंने भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछा कि भाई 50 करोड़ तो बहुत होता है। वो बोलते नहीं, सस्ता है। 50 करोड़ में अगर हमने 10 MP खरीद लिए तो 500 करोड़ में हमारा काम बनता है, लेकिन जब हम चुनाव मैदान में जाएंगे तो हजारों करोड़ रुपए में हमें लोगों को खरीदना पड़ेगा। नोटों वाली पार्टी नोटों का सहारा लेकर लोगों के वोटों को खरीद कर, गुमराह करके, मीडिया को खरीद कर, मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करके कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वे जीतेगी। वोट कहाँ है? नोट तो हैं, लेकिन वोट कहाँ है? मीडिया अगर खरीद लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अभी तो वोटर भी खरीदने होंगे। जब वोटर को खरीदेंगे, हम खरीदने से रोकेंगे। हमारा नारा है, इस चुनाव में हमारा मुद्दा है कि नोटों और वोटों में टक्कर है। इस चुनाव में मुद्दा क्या है? नोट और वोट में टक्कर है। नोटों वाला हारेगा, वोटों वाला जीतेगा। ये बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव में मुद्दा है। अगले चुनाव का मुद्दा भी हम श्री राम जी करो ऐलान, पार्लियामेंट पे नीला निशान, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। करेंगे। इसलिए साथियों, इस मौके पर आगे के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए 10 बजे से पहले आज का सभा हमें ख़त्म करनी है। इसलिए आगे के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए जो बातें मैंने आपके सामने
कही हैं, रखी हैं, आप लोगों ने ध्यान से सुना है, समझा है, इनके ऊपर गौर करके बहुजन समाज पार्टी जो इस देश के जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर बनाई जा रही है, उस पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट देकर हाथी के चोर निशान पर मोहरे लगाकर उनको कामयाब बनाएंगे। ऐसी अपील करते हुए सहयोग की उम्मीद रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।